सौराब अपने ऑफिस में आकर बैठा ही था कि मेज पर पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी। सौराब ने चौंक कर फोन सेट की तरफ देखा और फिर उसने हाथ बढ़ाकर फोन का रिसीवर उठा लिया। यस, सौराब ने रिसीवर कान से लगाते हुए इंतहाई करख्त लहजे में कहा। S6 बोल रहा हूँ बॉस। दूसरी जानिब S6 की आवाज सुनाई दी। S6 सौराब के नेगरू साथी सांगू का मखसूस कोड था। हाँ, क्या रहा? सौराब ने पूछा। वो अब तक नहीं आए बॉस, सांगू ने कहा। क्यों? तुमने अपनी और अपनी गाड़ी की शनाख्त नहीं बताई थी, सौराब ने चौंक कर कहा। बता दी थी बॉस, मगर अब तक उनमें से कोई भी नहीं आया। पता नहीं क्या बात है, सांगू ने कहा। तुमने गाड़ी कहाँ खड़ी की थी? सौराब ने कुछ सोचकर पूछा। क्लब के बराबर वाले स्टोर के सामने, सांगू ने कहा। है, तुम क्लब के अंदर जाकर उनको चेक करो, हो सकता है कि तुम्हें देखकर वो खुद ही तुम्हारे पास आ जाएं, सौराब ने होंठ खींच कर कहा। यस बॉस, सांगू ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। ओह, रुको एक मिनट, सौराब ने कुछ सोचकर कहा। क्या हुआ बॉस? सांगू ने चौंक कर पूछा था। तुम फोन कहां से कर रहे हो? सौराब ने पूछा। स्टोर के पास एक फोन बूथ है, मैं उसी बूथ से आपको कॉल कर रहा हूं बॉस, सांगू ने जवाब दिया। ऐसा करो कि फोन बंद करके बाहर निकलो और चेक करो कि तुम्हारे आसपास कोई मशकूक आदमी तो नहीं है, सौराब ने कहा। मशकूक आदमी? क्या क्या मतलब? सांगू ने चौंक कर कहा। हाँ, ये मुमकिन है कि तुम किसी वजह से किसी की नजरों में आ गए हो और तुम्हारी निगरानी की जा रही हो और उनमें से किसी ने उसे चेक कर लिया हो और वो उसी वजह से तुम्हारे पास ना पहुंचे हो, सौराब ने कहा। ओह, ठीक है बॉस, मैं अभी चेक करता हूँ, सांगू ने कहा। अगर निगरानी हो रही हो तो किसी को लिए बगैर फौरन वहां से निकल आओ। ये याद रहे कि निगरानी करने वालों को किसी भी हाल में तुम अपने पीछे नहीं आने दोगे, सौराब ने सख्त लहजे में कहा। यस बॉस, आप फिक्र न करें, वो मेरी गर्द को भी ना पा सकेंगे, सांगू ने कहा और सौराब ने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। उसके चेहरे पर सोचो विचार के साथ साथ उलझन के भी तसरात नुमाया थे। वो अभी सोच ही रहा था कि उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। यस, कम इन, उसने ऊंची आवाज में कहा तो दरवाजा खुला। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। यह सौराब का खास साथी शेरदाद था। क्या बात है शेरदाद, क्यों आए हो? सौराब ने पूछा। 4 अफराद आए हैं बॉस और उन्होंने X2 का हवाला दिया है, शेरदाद ने कहा। कहाँ है वो? सौराब ने बेताबी से पूछा। बरामदे में है, शेरदाद ने कहा। आओ मेरे साथ, सौराब ने कहा और उठकर मेज के पीछे से निकलकर तेज तेज कदमों से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। ऑफिस से निकलकर वो बरामदे में आया। वहां 4 नौजवान मौजूद थे। सौराब उन्हें पहचान गया। वो सिद्दीकी, चौहान, खावर और तनवीर थे। सौराब उनकी तरफ बढ़ा। उन चारों से सौराब ने बड़े पुरतपाक अंदाज में हाथ मिलाया। बाकी लोग कहाँ हैं? सौराब ने बेताबी से पूछा। आने वाले हैं, सिद्दीकी ने कहा ही था कि सफदर और जोलिया अंदर दाखिल हुए और उन्हें देखकर सौराब के चेहरे पर इत्मीनान के तसरात उभर आए और वो मतलाशी नजरों से मेन दरवाजे को देख रहा था। इमरान साहब कहाँ हैं? दरवाजे से मजीद किसी को अंदर ना आते देखकर सौराब ने पूछा। आने ही वाले होंगे, हम उनसे पहले चल पड़े थे, सफदर ने कहा। आप लोगों के लिए मैंने गाड़ी भेजी थी, सौराब ने कहा। सांगू वहां मौजूद था, मगर वो किसी वजह से मशकूक हो गया है। वहां उसकी निगरानी की जा रही थी, इसीलिए उसे टच नहीं किया गया, सिद्दीकी ने कहा। मुझे भी उसी का खतरा था, सौराब ने कहा। इमरान साहब ने हमें अलग अलग रवाना किया है, सफदर ने कहा। अच्छा किया, मगर उन्हें भी अब तक आ जाना चाहिए था क्योंकि हालात अचानक बेहद खराब हो गए हैं, सौराब ने कहा। क्यों, क्या मिलिट्री इंटेलिजेंस ने हमारे लिए सर्चिंग शुरू कर दी है? जोलिया ने चौंक कर कहा। हाँ, यहाँ रुकना ठीक नहीं है।
आप मेरे साथ अंदरूनी हिस्से में चलें, सोराब ने कहा। ठीक है। उन्होंने सर हिलाए और फिर सोराब के साथ उसकी रहायशगाह के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ते चले गए। रहायशगाह जदीद और इंतहाई वसी थी। आप क्या पसंद करेंगे? सोराब ने रहायशगाह के अंदरूनी हिस्से में पहुंचकर उनसे पूछा। अभी कुछ नहीं, इमरान साहब आ जाएं फिर बताएंगे, कैप्टन शकील ने कहा। इमरान? सोराब ने कहा ही था कि दरवाजे की तरफ से आहट हुई और उसके साथ ही इमरान की चहकती हुई आवाज आई। हमें किसने पुकारा है फरियादी? उन सब ने चौंक कर देखा तो इमरान वहां मौजूद था। शुक्र है आप सब बहिफाजत यहां तक पहुंच गए, सोराब ने कहा। अगर तुम्हारे हरकारे के साथ आते तो यहाँ के बजाय सीधे आखिरत के सफर पर रवाना हो जाते, इमरान ने कहा। मुझे मालूम हो गया है और इस कोताही पर मुझे अफसोस है, सोराब ने कहा। ऐसी गलतियां करने वालों को माबदौलत मौत की सजा सुना सकते हैं, इमरान ने रौबदार और शाहाना लहजे में कहा। सांगू को मैं हिदायत दे चुका हूं और वो इन लोगों को चेक कर रहा है, सोराब ने कहा। उससे क्या होगा? ये सोचो कि अगर हम सांगू के साथ गाड़ी में वहां से रवाना होते तो हमारा और हमारे साथ तुम्हारा क्या हशर होता। क्या वो लोग तुम्हें बख्श देते? इमरान ने मुंह बनाकर कहा। नहीं, सोराब ने कहा। अब तुम ये चेक करो कि सांगू पर इन लोगों को किस वजह से शक हुआ है और उसकी कब से निगरानी हो रही है, इमरान ने कहा। वो मैं मालूम कर लूंगा, सोराब ने कहा। कहीं यहाँ की निगरानी भी ना हो रही हो, सिद्दीकी ने खदशा जाहिर किया। नहीं, मैंने चेक कर लिया है, फिलहाल यहाँ की निगरानी नहीं की जा रही, बाहर कोई मशकूक आदमी नहीं है, इमरान ने कहा। मैं मजीद चेकिंग करा लेता हूँ, सोराब ने कहा। हाँ ठीक है, इमरान ने कहा और सोराब सर हिलाता हुआ कमरे से बाहर निकलता चला गया। हमें अब यहाँ भी ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, क्या पता इन लोगों पर किसी वजह से इनको शक हुआ है, जूलिया ने कहा। उसकी एक ही वजह हो सकती है, इमरान ने कहा। वो क्या? जूलिया ने पूछा। सोराब का पोल्ट्री फार्म पर पहुंचना। सोराब के पोल्ट्री फार्म पर मिलिट्री इंटेलिजेंस मौजूद थी, इसलिए जब सोराब कस्बा हिंदोई की सिमत से वहां पहुंचा होगा तो हो सकता है वो उसकी जानिब से मशकूक हो गए हों, इमरान ने कहा। हाँ, ऐसा मुमकिन है और ये भी अच्छा हुआ कि हम लोग उसके साथ फार्म हाउस नहीं गए, वरना फंस सकते थे, जूलिया ने कहा। फार्म पर जाना तो किसी सूरत में भी मुनासिब नहीं था, हमारे कई दिन तो यहाँ तक पहुँचने में खराब हो गए हैं और अगर फार्म हाउस जाते तो फिर कई दिन और ज़ाया हो जाते, इमरान ने कहा। अब क्या प्रोग्राम है? जूलिया ने पूछा। फौरी तौर पर रवानगी, सोराब आ जाए तो मैं उससे बात कर लूं, मैंने उसे कुछ मालूमात हासिल करने के लिए कहा था, पता नहीं उसने वो हासिल की है या नहीं, इमरान ने कहा। ठीक है, बात कर लो, मगर मेरी छठी हिस्स फिर से खतरे का अलार्म बजा रही है, उसका ख्याल रखना, जूलिया ने कहा। हम रात इस छत के नीचे नहीं गुजारेंगे, इमरान ने कहा। ये बिल्कुल मुनासिब बात है, जूलिया ने कहा। मुझे एक बात पर हैरत है, सफ्दर ने कहा। किस बात पर? जूलिया ने कहा। फार्म हाउस वाले जोड़े पर। उन्हें तो हम अच्छी तरह देखभाल कर कमरे में बंद कर आए थे, फिर वो किस तरह से कमरे से निकल आए, सफ्दर ने कहा। ना सिर्फ कमरे से निकल आए बल्कि हमसे पहले यहाँ पहुंच भी गए, और वो भी फोर्स के हमरा, कैप्टन शकील ने कहा। इसकी एक ही वजह मेरी समझ में आई है, इमरान ने सोचते हुए अंदाज में कहा। वो क्या? जूलिया और खावर ने बैक वक्त पूछा। हमारी कोताही जिसने हमें मौत के करीब कर दिया था, इमरान ने कहा। हमारी कोताही क्या मतलब? जूलिया ने चौंक कर कहा। उस कमरे का दरवाजा कुछ कमजोर सा था जिसका हमने ख्याल नहीं किया और वो उसे तोड़कर कमरे से बाहर निकल आए, इमरान ने कहा। यकीनन ये हमारी कोताही थी, हमें चाहिए था कि इन लोगों के हाथ पैर भी बांध देते या फिर उन्हें हलाक कर देते, जूलिया ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। हाँ,
ان کو یہاں آنے میں اتنی دیر بھی میرے خیال سے اس وجہ سے لگی ہوگی کہ ہم نے فون کے تار کاٹ ڈالے تھے، عمران نے کہا۔ کب؟ ہمارے سامنے تو تار نہیں کاٹے تھے، جولیا نے پوچھا۔ تمہاری روانگی کے بعد میری نظر فون کے تاروں پر پڑی تھی اور میں نے پول پر چڑھ کر تار کاٹ ڈالے تھے، اسی وجہ سے ہم سب کو یہاں تک پہنچنے کا موقع مل گیا، عمران نے کہا۔ اگر صفدر اور جولیا ہم سے الگ نہ ہوتے تو ان لوگوں سے جان چھڑوانا شاید مشکل ثابت ہوتا، خاور نے کہا۔ نہیں، دھوئیں کا ایک بم ان لوگوں کے لیے کافی ہوتا۔ دھماکے کے ساتھ ہی پبلک میں بھگدڑ مچ جاتی اور ہمارے لیے نکل بھاگنے کا موقع پیدا ہو جاتا، عمران نے کہا۔ تو پھر تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ جولیا نے اسے گور کر دیکھتے ہوئے کہا۔ کیونکہ ہمارے پاس دھوئیں کا بم نہیں تھا، عمران نے مسیحی صورت بنا کر کہا تو وہ سب بے اختیار ہنس پڑے۔ اس سے پہلے کہ ان میں مزید کوئی بات ہوتی، اسی لمحے سیراب تیز تیز چلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور الجھن کے تاثرات واضح تھے۔ کوئی خاص بات؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، آپ لوگ یہاں محفوظ ہیں، سوراب نے کہا۔ سانگو کا کیا رہا؟ اس کی نگرانی کیوں ہو رہی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ اس بارے میں علم نہیں ہو سکا، البتہ اس کی نگرانی کرنے والوں کا تعلق ملٹری انٹیلیجنس سے ہی ہے اور وہ اب بھی اس کے پیچھے ہیں، سوراب نے کہا۔ اب وہ کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ انہیں ڈاج دینے کی کوشش کر رہا ہے اور جلد ہی وہ اپنی کوشش میں کامیاب بھی ہو جائے گا، سوراب نے کہا۔ یہ معلوم ہونا انتہائی ضروری ہے کہ ملٹری انٹیلیجنس سانگو کی نگرانی کیوں کر رہے ہیں، تاکہ تمہاری پوزیشن کے بارے میں اندازہ لگایا جا سکے کہ وہ تمہارے بارے میں کس حد تک اور کس سلسلے میں مشکوک ہوئی ہے، عمران نے کہا۔ آپ ان کی پرواہ نہیں کریں، میں انہیں سنبھال لوں گا، سوراب نے کہا۔ بہرحال میں نے ایک فیصلہ کیا ہے اور وہ یہ کہ آج کی رات ہم یہاں گزاریں گے، عمران نے کہا۔ میں خود بھی یہی کہنے والا تھا، ملٹری انٹیلیجنس پاگل کتوں کی طرح آپ کو تلاش کرتی پھر رہی ہے۔ ان لوگوں کے پاس آپ سب کی تصویریں بھی ہیں، سوراب نے کہا۔ کیا مطلب؟ ان کے پاس ہماری تصویریں کہاں سے آ گئیں؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ باقی سب ساتھی بھی چونک پڑے تھے۔ جی ہاں، ہر ایک کے پاس آپ سب کی تصویریں ہیں اور جہاں بھی انہیں شبہ ہوتا ہے بے دھڑک گھس کر تلاشی لے ڈالتے ہیں۔ اب تک زیادہ زور شہر کے جنوبی حصے میں ہے، سوراب نے کہا۔ اوہ، تب تو ہمارے لیے خطرہ اور بڑھ گیا ہے، عمران کے منہ سے نکلا۔ جی ہاں، اسی لیے میں نے آپ کی رہائش گاہ کا بندوبست ایک خفیہ گودام میں کیا ہے، وہاں آپ اطمینان سے رہ سکتے ہیں، سوراب نے کہا۔ وہاں تک جانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ عمران نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ بہت آسان، آپ لوگوں کے پاس میک اپ کا سامان تو ہوگا، اور اگر نہیں ہے تو میں مہیا کر دوں گا۔ آپ سب میک اپ میں یہاں سے نکلیں گے اور پیدل چلتے ہوئے 1 میل کے فاصلے پر موجود ایک نجی رہائش گاہ تک پہنچیں گے، وہیں پر میرا گودام ہے، سوراب نے کہا۔ ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کہ جانے سے پہلے ہمیں کافی مل سکتی ہے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ضرور، کیوں نہیں، ابھی منگواتا ہوں، سوراب نے کہا۔ ہمارے پاس میک اپ باکس نہیں ہے، اگر ماسک میک اپ مل جائے تو بہتر رہے گا، عمران نے کہا تو سوراب نے اس بات میں سر ہلایا اور کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد شیرداد نے انہیں ایک کٹ لا دی جس میں ماسک موجود تھے۔ ماسک چڑھا کر ایڈجسٹ کر لو، عمران نے کہا۔ اس نے باکس کھول کر اس میں سے ماسک میک اپ کی ایک جھلی سی نکالی اور اپنے چہرے پر لگا کر دونوں ہاتھوں سے چہرہ تھپ تھپانے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا چہرے کے خد و خال بدلتے چلے گئے۔ اس کے ساتھیوں نے بھی باکس سے ماسک نکالے اور اپنے چہروں پر چڑھانے شروع کر دیے۔ کچھ ہی دیر میں ان سب کے چہرے ماسک میک اپ سے بدل چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سوراب کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ایک ملازم تھا جو کافی کی ٹرالی دھکیلتا ہوا لا رہا تھا۔ ملازم کافی کی ٹرالی کمرے کے درمیان میں میز کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ سوراب حیرت زدہ انداز میں عمران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھنے لگا۔
हैरत अंगेज, इंतहाई हैरत अंगेज। आप वाकई जादूगर हैं, इमरान साहब, सोराब ने कहा। पागल हुए हो? किसी जादूगर कह रहे हो? और इमरान कौन है? यहाँ किसी और के मकान में तो नहीं घुस आए? इमरान ने आवाज बदल कर कहा। अब मिलिट्री इंटेलिजेंस तो क्या, कोई भी आपको नहीं पहचान सकता इमरान साहब, सोराब ने हैरत ज़दा लहजे में कहा। फिर वही इमरान? इमरान ने घबराहट भरे लहजे में कहा तो सोराब बेइख्तियार हंस पड़ा। आपका चेहरा ही बदला है, कपड़े नहीं, इसीलिए पहचान लिया है कि इमरान आप ही हैं, कोई और नहीं। दूसरी सूरत में धोखा खा सकता था, सोराब ने मुस्कुराते हुए कहा। है तो मेरे कपड़ों ने मेरा भांडा फोड़ा है, इमरान ने मुंह बनाकर कहा तो वो सब उसकी जानदार अदाकारी पर बेख्तियार हंसना शुरू हो गए। अरे मुंह बंद करो, वरना सब के मुंह में मक्खियां घुस जाएंगी, इमरान ने तेज लहजे में कहा और उन सब की फिर हंसी निकल गई और सोराब ने जल्दी से मुंह बंद कर लिया। तुम लोग काफी पियो, मैं सोराब का डॉक्टरी मुआयना करा लाऊं। चलो मिस्टर हैरत ज़दा खान, मैं तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले चलूं, इमरान ने सोराब का बाजू पकड़कर कहा। हैरत ज़दा खान, क्या मतलब? सोराब ने चौंक कर और हैरत भरे लहजे में कहा। हमें देखकर तुम्हारे चेहरे पर जो हैरत के तसरात नजर आ रहे हैं, उन्हें देखकर मेरे ज़हन में तो तुम्हारा यही नाम आता है, इमरान ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा तो सोराब एक बार फिर हंस पड़ा और वो इमरान के साथ चल पड़ा और फिर वो इमरान के साथ कमरे से बाहर निकल आए और चंद कदम आगे बढ़कर इमरान रुक गया। कोई खास बात है जनाब, जो आप मुझे कमरे से बाहर यहाँ ले आए हैं? सोराब ने पूछा। हाँ, किसी और कमरे में चलो, इमरान ने कहा। ठीक है चलें, सोराब ने कहा। फिर वो उसे लिए हुए एक और कमरे में पहुंचा। ये कमरा छोटा सा था मगर खासे खूबसूरत और कीमती फर्नीचर से आरास्ता था। जी फरमाइए, सोराब ने सोफे पर बैठते हुए पूछा। चीफ ने तुम्हें कुछ मालूमात हासिल करने के लिए कहा था, इमरान ने भी सोफे पर बैठते हुए कहा। जी हाँ, मैंने मालूमात हासिल कर ली हैं। मिसाइल स्टेशन यहाँ से तकरीबन 150 मील के फासले पर प्रसादगढ़ के करीब है और यहाँ से मिसाइल स्टेशन तक सिर्फ प्रसादगढ़ ही बड़ा शहर है, सोराब ने कहा। कोई हाईवे गुजरती है वहां से? इमरान ने पूछा। जी नहीं, सिर्फ एक सड़क मिसाइल स्टेशन तक जाती है और वही सड़क प्रसादगढ़ से भी गुजरती है, सोराब ने कहा। हिफाजती इंतजामात के बारे में मालूम किया? इमरान ने पूछा। जी हाँ, प्रसादगढ़ से 10 मील दूर चेक पोस्ट कायम है, एक चेक पोस्ट प्रसादगढ़ में भी है। प्रसादगढ़ से आगे जाने की इजाजत किसी को भी नहीं है, वार्निंग बोर्ड भी जगह जगह लगे हुए हैं, सोराब ने कहा। जो सड़क मिसाइल स्टेशन जाती है, क्या वो सड़क स्टेशन से आगे भी कहीं जाती है या वहीं तक है? इमरान ने मजीद पूछा। मिसाइल स्टेशन तक ही सड़क है, उससे आगे मैदानी इलाका है और उससे आगे कोई सड़क या रास्ता नहीं है, सोराब ने बताया। लोकेशन कैसी है? इमरान ने पूछा। यहाँ से प्रसादगढ़ 50 मील दूर है और वहां से मिसाइल स्टेशन 100 मील के फासले पर है और वो सारा इलाका मैदानी है और वहां पर खुदरो घास, झाड़ झंकार, पौधों और दरख्तों के सिवा कुछ नहीं है, सोराब ने कहा। पहाड़ियां या मिट्टी के टीले हैं उस तरफ? इमरान ने पूछा। जी नहीं, उस तरफ कोई टीला या पहाड़ी नहीं है, सोराब ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा। रेलवे लाइन है? इमरान ने पूछा। मरकजी रेलवे लाइन मिसाइल स्टेशन से 20 मील दूर से गुजरती है, अलबत्ता मरकजी लाइन ही में से एक रेलवे लाइन काटकर मिसाइल स्टेशन तक जाती है, मगर उस पर हर वक्त गाड़ियों की आमदोरफ्त नहीं होती। अलबत्ता सामान के तरसील के लिए उस तरफ मखसूस ट्रेन चलाई जाती है जो अब बंद हो चुकी है, सोराब ने कहा। है जीपों के अलावा और कोई तरीका है वहां तक पहुंचने का? इमरान ने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा। जी नहीं, हम जीपों से भी वहां तक पहुंच सकते, क्योंकि प्रसादगढ़ की पहली चेक पोस्ट के बाद ही से पूरे इलाके में बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं। सिर्फ सड़क महफूज है मगर वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के कंट्रोल में है और बगैर इजाजत किसी का उस पर सफर करना नामुमकिन है, सोराब ने कहा।
सफर के लिए इजाजत नामे कहां से इशू होते हैं? इमरान ने पूछा। महकमा दिफा के जरिए, सोराब ने कहा। जरिए से क्या मुराद है? इमरान ने पूछा। सेक्रेटरी महकमा दिफा मिसाइल स्टेशन की इंचार्ज से रजू करता है और वो दाखिले का पास बनाकर सेक्रेटरी दिफा को भेजता है। उसके बाद सारी चेक पोस्टों को पहले से इस बारे में इतला दी जाती है, तब पास वाला फर्द या अफराद उस सड़क से गुजरकर मिसाइल स्टेशन पहुंचते हैं। सोराब ने कहा। कौन है वहां का इंचार्ज? इमरान ने पूछा। मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ कर्नल नागेश, सोराब ने जवाब देते हुए कहा। अगर बगैर इतला कोई पहुंच जाए तो जबकि पास भी हो उसके पास, इमरान ने कहा। वो लोग जाने नहीं देंगे बगैर इतला तो बड़ी बात है। अगर पास में दर्ज टाइम शेड्यूल के मुताबिक भी चेक पोस्ट पर ना पहुंचा जाए तो भी वो लोग गुजरने नहीं देंगे। उसे या तो गिरफ्तार कर दिया जाएगा या फिर वापस भेज दिया जाता है, सोराब ने कहा। उन्हें तुम उलझी हुई बातें कर रहे हो सोराब। लगता है तुमने ऐसा कोई वे तलाश नहीं किया है कि हम किसी आसान रास्ते से मिसाइल स्टेशन तक रसाई हासिल कर सकें, इमरान ने मुंह बनाकर कहा। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। चीफ ने मुझे जो भी मालूमात हासिल करने के लिए कहा था मैंने हासिल करके आपको बता दी। अगर आप बाखबर न रहते और वहां पहुंच जाते तो नुकसान पहुंच सकता था, सोराब ने कहा। तो बताओ हम वहां कैसे पहुंच सकते हैं? इमरान ने पूछा। मैं क्या बता सकता हूं जनाब, सोराब ने कहा। क्या प्रसादगढ़ आसानी से पहुंचा जा सकता है? इमरान ने कहा। जी हाँ, लेकिन उसमें भी एक कबाहत है और वो ये कि प्रसादगढ़ जाने वालों को चेक पोस्ट पर अपने नाम नोट करवाने पड़ते हैं और जिससे मिलना है उसके बारे में भी चेक पोस्ट वाले पूछ-पूछ करते हैं, सोराब ने कहा। कोई तरीका ऐसा भी है कि हम लोग चेक पोस्ट वालों की नजरों में आए बगैर प्रसादगढ़ पहुंच जाएं? इमरान ने पूछा। एक दो आदमी तो जा सकते हैं मगर ज्यादा नहीं, सोराब ने कहा। वो कैसे? इमरान ने चौंक कर पूछा। मोटरसाइकिल का एक रास्ता है, उस रास्ते से किसी की भी नजरों में आए बगैर हम प्रसादगढ़ पहुंच सकते हैं, सोराब ने कहा। जब दो जा सकते हैं तो 8-10 क्यों नहीं? इमरान ने कहा। उसकी वजह यह है कि नाले के अंदर जीप नहीं चल सकती, सोराब ने कहा। नाला? क्या मतलब? किस नाले की बात कर रहे हो? इमरान ने चौंक कर कहा। यहां से 15-20 मील दूर एक खुश्क बरसाती नाला है जो प्रसादगढ़ तक चला गया है। उसी नाले में मोटरसाइकिल पर सफर किया जा सकता है। यह नाला प्रसादगढ़ के अंदर से गुजरता है, सोराब ने कहा। 10 आदमियों के लिए 6 मोटरसाइकिलें काफी होंगी या फिर हम नाले में पैदल भी तो सफर कर सकते हैं, इमरान ने कहा। हाँ, ये मुमकिन है, सोराब ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। क्या प्रसादगढ़ के अतराफ की भी निगरानी की जाती है? इमरान ने पूछा। जी हाँ, बाज़ औक़ात सारे इलाके की हेलीकॉप्टर से भी फिजाई निगरानी की जाती है और इर्द गिर्द के इलाकों पर नजर रखने के लिए वहां फोर्स की गाड़ियां पेट्रोलिंग करती हैं, सोराब ने कहा। ओके, ये बताओ कि क्या तुम हमारे लिए 6 मोटरसाइकिलों का इंतजाम कर सकते हो? इमरान ने कहा। जी हाँ, इंतजाम हो जाएगा, मगर आप तो 9 हैं, 5 मोटरसाइकिलें काफी होंगी, तो फिर ये 6ठी क्यों? सोराब ने पूछा। क्या तुम गाइड के फराइज अंजाम नहीं दोगे? इमरान ने मुस्कुराकर कहा। ओह जरूर, क्यों नहीं, सोराब ने कहा। मसरूफ हो तो हमें प्रसादगढ़ पहुंचाकर वापस आ जाना, इमरान ने कहा। नहीं, ये बात नहीं, मैं कुछ और सोच रहा हूं, सोराब ने जल्दी से कहा। क्या? इमरान ने पूछा। मैं ये सोच रहा हूं कि हमारे कुछ आदमी प्रसादगढ़ के हैं, क्यों ना उनमें से किसी को साथ ले लिया जाए, सोराब ने कहा। बिल्कुल ठीक, उनकी मदद से हम वहां आसानी से अपना काम कर सकते हैं।
और हमें वहां रिहाइश की परेशानी भी नहीं होगी, इमरान ने कहा। ठीक है, आप कब चलना चाहते हैं? सोहराब ने पूछा। आज रात ही, इमरान ने कहा और सोहराब ने सर हिला दिया। ओके, मैं इंतजाम करता हूं, सोहराब ने कहा। क्या यहाँ कोई प्राइवेट फ्लाइंग क्लब मौजूद है? इमरान ने पूछा। प्राइवेट फ्लाइंग क्लब क्यों? सोहराब ने चौंक कर कहा। अगर हमें कोई हेलीकॉप्टर या कोई तरबीती तैयारा मिल जाए तो हम उस इलाके का फिजाई सर्वे कर सकते हैं। मैं एक मर्तबा इस इलाके को देखकर नक्शा ज़हन नशीन करना चाहता हूं, इमरान ने कहा। प्रसादगढ़ से 200 किलोमीटर दूर शंगोली का इलाका है, वहां हाल ही में एक फ्लाइंग क्लब बना है। हम वहां से हेलीकॉप्टर हासिल कर सकते हैं, सोहराब ने जवाब दिया। क्या हेलीकॉप्टर को हम इस इलाके पर परवाज करके ले जा सकते हैं जहां मिसाइल स्टेशन मौजूद है? इमरान ने पूछा। नहीं, हेलीकॉप्टर हमें मिसाइल स्टेशन से 50 किलोमीटर के दायरे से बाहर रखना होगा। अगर हमने मतलूबा हद क्रॉस की तो हेलीकॉप्टर को वार्निंग दिए बगैर मिसाइल मारकर तबाह किया जा सकता है, सोहराब ने कहा तो इमरान ने एक तवील सांस लिया। हेलीकॉप्टर कब तक यहां मंगवा सकते हो? इमरान ने चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद पूछा। शंगोली में मेरे आदमी मौजूद हैं, मैं उन्हें कॉल कर देता हूं। अगले 1 घंटे तक हेलीकॉप्टर यहां पहुंच जाएगा और फिर हम यहां से हेलीकॉप्टर में ही निकल चलेंगे, सोहराब ने कहा। और ये ज्यादा मुनासिब रहेगा, वरना दारुल हुकूमत से पहले शंगोली और फिर आगे जाने में हमें काफी वक्त लग जाएगा। हेलीकॉप्टर के सफर से हम शहर में फैली हुई इंटेलिजेंस फोर्सेस से भी महफूज रह सकते हैं, इमरान ने कहा। जी हाँ, लेकिन अगर हम सपहर के वक्त यहाँ से निकले तो हमारे लिए ज्यादा मुनासिब होगा। यहाँ फ्लाइंग क्लबों की तरबीती जहाज और हेलीकॉप्टर सपहर को ही परवाज करते हैं और इनकी तादाद इतनी होती है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस अगर एक एक को चेक करना शुरू कर दे तो उनके लिए भी मुश्किल हो सकती है। हम दूसरे तैयारों और हेलीकॉप्टरों की आड़ में यहाँ से बाहिफाजत निकल जाएंगे, सोहराब ने कहा। ठीक है, तुम अपने आदमियों से राब्ता करके हेलीकॉप्टर मंगवा लो, हम सपहर होते ही यहाँ से निकल जाएंगे, इमरान ने कहा तो सोहराब ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान ने उसे चंद मजीद हदायत दी और फिर सोहराब उठकर कमरे से निकलता चला गया। सपहर के वक्त वहां एक हेलीकॉप्टर पहुंच गया। सोहराब उन सब को लेकर हेलीकॉप्टर में सवार हुआ और हेलीकॉप्टर उन्हें लेकर प्रसादगढ़ की तरफ रवाना हो गया। सोहराब ने फ्लाइंग क्लब से बारी सिक्योरिटी देकर सिर्फ हेलीकॉप्टर हासिल किया था। उसका एक खास साथी ही शंगोली से हेलीकॉप्टर लेकर वहां पहुंचा था। इमरान ने हेलीकॉप्टर में सवार होने से पहले एक गाइगर से हेलीकॉप्टर का एक हिस्सा चेक किया था कि कहीं हेलीकॉप्टर में कोई खुफिया कैमरा या हुक न लगा हो। तसल्ली करने के बाद ही वो अपने साथियों के साथ हेलीकॉप्टर में सवार हुआ था। क्या हमें डायरेक्ट प्रसादगढ़ जाना है? सोहराब ने इमरान से मुखातिब होकर पूछा। इमरान पायलट की साइड सीट पर बैठा हुआ था जबकि उसके साथी और सोहराब हेलीकॉप्टर के अकबी हिस्से में मौजूद थे। हाँ, क्यों? इमरान ने कहा। मेरा ख्याल है कि हमें डायरेक्ट वहां जाने की बजाय शंगोली में उतर जाना चाहिए। शंगोली में मेरा एक महफूज ठिकाना है, हम वहां अपने साथियों को ड्रॉप कर देंगे और फिर प्रसादगढ़ की तरफ जाएंगे। हो सकता है कि हम जैसे ही प्रसादगढ़ पर परवाज करें, हेलीकॉप्टर की किसी सैटेलाइट के जरिए चेकिंग की जाए। हेलीकॉप्टर में मखसूस तादाद से ज्यादा अफराद देखकर वो लोग चौंक भी सकते हैं, सोहराब ने कहा। ओह, ठीक है, हम पहले शंगोली जाएंगे और फिर प्रसादगढ़ का फिजाई जायजा लेंगे, इमरान ने कहा तो सोहराब ने इस बात में सर हिला दिया। हेलीकॉप्टर शंगोली में पहुंचकर एक मखसूस ठिकाने पर उतर गया तो इमरान के कहने पर उसके साथी हेलीकॉप्टर से उतर आ गए। सोहराब ने ठिकाने पर मौजूद अपने साथियों को उन सब का ख्याल रखने का हुक्म दिया और फिर वो इमरान के साथ हेलीकॉप्टर में आ गया।
तुम भी चले जाओ, हेलीकॉप्टर मैं खुद उड़ाऊंगा, इमरान ने पायलट से कहा तो पायलट चौंक कर सोहराब की तरफ देखने लगा। इमरान साहब की हदायत पर अमल करो, सोहराब ने करख्त लहजे में कहा। यस बॉस, पायलट ने मुअद्दबाना लहजे में कहा और फिर वो भी हेलीकॉप्टर से निकल गया। इमरान ने उसकी जगह हेलीकॉप्टर का कंट्रोल संभाल लिया। तुम मेरे साथ आगे आ जाओ, इमरान ने पीछे बैठे हुए सोहराब से मुखातिब होकर कहा तो सोहराब असबात में सर हिलाकर हेलीकॉप्टर की अगली सीट से उठकर साइड सीट पर आकर बैठ गया। उसके बैठते ही इमरान ने हेलीकॉप्टर बुलंद करना शुरू कर दिया। हेलीकॉप्टर बुलंदी पर लाकर उसने तेजी से एक तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। इमरान ने यही सोचा था कि वो फिजा से इलाके का जायजा लेकर चेक करेगा कि उनको किस तरह से मिसाइल स्टेशन तक पहुंचने में आसानी रहेगी। सोहराब इमरान को मुसलसल गाइड कर रहा था। इमरान हेलीकॉप्टर लेकर प्रसादगढ़ पहुंच गया और फिर उसने निहायत बारीक बीनी से उस इलाके का जायजा लेना शुरू कर दिया। वो इस बात का खसूसी तौर पर ख्याल रख रहा था कि मिसाइल स्टेशन के लिए मिलिट्री इंटेलिजेंस ने जो हद बंदी मुकर्रर कर रखी है वो उस हद बंदी से आगे ना निकले। मैं आपसे एक बात कहूं, सोहराब ने इमरान को मुखातिब करते हुए कहा। कौन सी बात? इमरान ने पूछा। आपके साथियों ने मोटरसाइकिलों पर नाले में सफर करना है, सोहराब ने कहा। हाँ, क्यों? इमरान ने कहा। फिर ऐसा क्यों ना करें कि इन लोगों को अभी रवानगी का सिग्नल दे दिया जाए और हम प्रसादगढ़ उतर जाएं, सोहराब ने कहा। क्या वहां पर हेलीकॉप्टर की आमद पोशीदा रह सकेगी? इमरान ने पूछा। जहां तक मेरा ख्याल है दारुल हुकूमत से प्रसादगढ़ तक इस किस्म का रेडार कहीं नहीं है जो हेलीकॉप्टर की मौजूदगी का पता दे सके। जब तक हम हदबंदी अबूर न करेंगे उस वक्त तक मिलिट्री इंटेलिजेंस को इस हेलीकॉप्टर का इल्म नहीं हो सकेगा, सोहराब ने कहा। दिन की रोशनी में तो प्रसादगढ़ वाले उसे देख लेंगे, इमरान ने कहा। उसके लिए हम हेलीकॉप्टर को कैमोफ्लेज भी तो कर सकते हैं, सोहराब ने कहा। नहीं, ये मुनासिब नहीं होगा। कैमोफ्लेज होने के बावजूद हर वक्त हेलीकॉप्टर के देख लिए जाने का खतरा बरकरार रहेगा। उसके अलावा किसी गाइड की मदद के बगैर मेरे साथी प्रसादगढ़ तक नहीं पहुंच सकेंगे, इमरान ने कहा। प्रसादगढ़ का रास्ता सीधा सा है। वो लोग जिस तरफ नाला बढ़ते चले जाएं तो प्रसादगढ़ तक पहुंच जाएंगे, सोहराब ने कहा। क्या रास्ते में नाला कहीं मुड़ता नहीं है? इमरान ने पूछा। नहीं, इस नाले का दूसरा कटाव नहीं है, सोहराब ने कहा। प्रसादगढ़ के बाद नाला किस तरफ जाता है? मेरा मतलब ये है कि प्रसादगढ़ के बाद नाला आगे कहाँ खत्म होता है? इमरान ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद पूछा। इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, सोहराब ने इनकार में सर हिलाकर कहा। तो तुम्हें मालूम क्या है? इमरान ने मुंह बनाकर कहा और फिर उसने कुछ सोचकर हेलीकॉप्टर का रुख बदल दिया। अब हेलीकॉप्टर वापस उसी रास्ते पर जा रहा था जहां से वो उस तरफ आए थे। वापस जा रहे हैं? सोहराब ने पूछा। नहीं, इमरान ने कहा। फिर इस तरफ कहां? सोहराब ने पूछा। प्रसादगढ़, इमरान ने जवाब दिया। नाले को देखने के लिए? सोहराब ने कहा। हाँ, और ये बेहद जरूरी है, इमरान ने कहा और रफ्तार तेज कर दी। 15-20 मिनट में वो वापस प्रसादगढ़ की फिजा में पहुंच गए। उस वक्त तक शाम ढल चुकी थी और पहाड़ी इलाके में सरे शाम ही तारीकी फैलना शुरू हो जाती थी। अब तो यहाँ तारीकी होने लगी है। इस तारीकी में हम कैसे देखेंगे कि नाला कहाँ तक गया है? सोहराब ने नीचे देखते हुए कहा। क्या इस हेलीकॉप्टर के निचले हिस्से पर कोई सर्च लाइट नस्ब नहीं है? इमरान ने सोहराब की तरफ देखते हुए पूछा। है, मगर क्या आप वो रोशन करेंगे? सोहराब ने कहा।
हाँ, तभी तो नाला देखा जा सकेगा, इमरान ने कहा। मगर क्या इस तरह चेक पोस्ट वाले चौकन्ने नहीं हो जाएंगे, क्योंकि सर्च लाइट की रोशनी दूर से नजर आ जाएगी? सोराब ने तशवीश ज़दा लहजे में कहा। मैं नाले के साथ साथ जमीन की सतह के बराबर परवाज करूंगा, इस तरह वो रोशनी नहीं देख सकेंगे, इमरान ने कहा। हाँ, फिर शायद वो सर्च लाइट की रोशनी ना चेक कर सकें, सोराब ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। इमरान प्रसादगढ़ के ऊपर प्रवास करते हुए नाले को देखने की कोशिश कर रहा था। फिर उसे एक जमीनी कटाव सा दिखाई दिया तो वो हेलीकॉप्टर नीचे ले गया। ये खुश्क बरसाती नाला ही था, जो ज्यादा चौड़ा तो नहीं था लेकिन खासा गहरा था और पहाड़ी रास्तों के दरमियान से गुजरता हुआ जाता दिखाई दे रहा था। इमरान बगौर नाला देखता हुआ हेलीकॉप्टर को उसी से मत उड़ाता रहा। फिर वो नाले पर प्रवास करते हुए कस्बा से बाहर निकल आए। नाला अब सीधा जा रहा था। इमरान ने हेलीकॉप्टर को मजीद नीचे किया और नाले के बिल्कुल ऊपर आ गया। फिर उसने हेलीकॉप्टर के निचले हिस्से में लगी सर्च लाइट रोशन कर दी। अब वो नाले में मौजूद एक एक चीज बगौर देख सकते थे। इमरान ने सर्च लाइट की रोशनी में हेलीकॉप्टर को नीचे किया, उस हद तक कि हेलीकॉप्टर नाले के दोनों किनारों के बराबर आ गया। अब वो जमीन की सतह के बराबर प्रवास कर रहा था। इमरान ने हेडलाइट्स रोशन करके निचली सर्च लाइट बंद कर दी। अब हेलीकॉप्टर की हेडलाइट्स की रोशनी में नाले की अंदरूनी सतह दूर तक नजर आ रही थी और इस रोशनी को करीब से भी नहीं देखा जा सकता था। वो नाले पर प्रवास करते रहे। इमरान सिमत और फासला बराबर चेक कर रहा था और उसे ज़हन नशीन करता जा रहा था। तकरीबन 1 घंटे की प्रवास के बाद नाले का रुख सीधा हो गया था। इमरान ने लाइट्स बंद की और हेलीकॉप्टर ऊपर उठाता चला गया। मखसूस बुलंदी पर पहुंचकर इमरान ही नहीं, सोराब भी चौंक पड़ा था। वो उस वक्त मिसाइल स्टेशन की हदबंदी से सिर्फ निसफ मील के फासले पर थे। मिसाइल स्टेशन की हदबंदी के लिए एक तवील सर्कल बनाया गया था, जो मुकम्मल तौर पर ऊंची दीवारों से बनाया गया था और दीवारों के ऊपर खारदार तारे और बल्ब लगाए गए थे जो रोशन थे। नाला उस दीवार के नीचे से गुजरकर अंदर जा रहा था। दीवार के नीचे जाने वाला नाले का रास्ता बंद कर दिया गया था। इमरान चूंकि बुलंदी पर आ गया था, इसलिए उसे नाला दीवार के सर्कल में दूर तक जाता हुआ वाज़े दिखाई दे गया था। इसका मतलब ये हुआ कि नाला मिसाइल स्टेशन तक आता है, सोराब ने तवील सांस लेते हुए कहा और इमरान ने इस बात में गर्दन हिला दी। हाँ, और हैरत है कि तुम्हें उसके बारे में इल्म नहीं हो सका, इमरान ने कहा। इसकी वजह यह है कि मुझे प्रसादगढ़ से आगे आने का इत्तेफाक 1-2 मरतबा ही हुआ है और वो भी टेंडर मीटिंग के सिलसिले में मुझे बुलवाया गया था। नाले के बारे में मुझे मेरे प्रसादगढ़ वाले आदमियों ने बताया था और उनकी मालूमात इतनी ही थी जितनी मैंने आपको बताई हैं, सोराब ने कहा। उन्हें प्रसादगढ़ से आगे तुम कहाँ गए थे और किस किस्म के टेंडर के सिलसिले में, इमरान ने पूछा। जब ये मिसाइल स्टेशन तामीर हो रहा था तो वहाँ काम करने वाले वर्करों के लिए मखसूस शराब का टेंडर खोला गया था जो मेरे नाम खुला था और मैंने यहाँ कंटेनरों के जरिए अपनी निगरानी में शराब सप्लाई की थी। ये कोई 4 साल पहले की बात है, सोराब ने जवाब दिया। उस वक्त यहाँ मिसाइल नस्ब नहीं किए गए थे, इमरान ने पूछा। जी नहीं, और ना उस वक्त इस तरफ आने पर इतनी सख्ती थी। उस वक्त यही शो किया गया था कि यहाँ एक रिसर्च सेंटर कैंप किया जा रहा है, जिसे बाद में मिसाइल स्टेशन में बदल दिया गया था, सोराब ने जवाब देते हुए कहा। चलो, हमारी मालूमात में कुछ तो इजाफा हुआ, इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा और साथ ही उसने वाल सर्कल आने से पहले हेलीकॉप्टर मोड़ लिया। तुमने तो मुझे इस वाल सर्कल के बारे में भी नहीं बताया था कि मिसाइल स्टेशन मुकम्मल तौर पर ऊंची दीवारों के पीछे बनाया गया है, इमरान ने कहा। जी हाँ, मैं शायद भूल गया था, सोराब ने इतराफ करते हुए कहा। हेलीकॉप्टर में कोई दूरबीन है, इमरान ने कुछ सोचकर पूछा।
जी हाँ, डैशबोर्ड में होगी, सोराब ने कहा, और फिर उसने खुद ही डैशबोर्ड का एक खाना खोला और उसमें हाथ डालकर एक ताकतवर दूरबीन निकाल ली। इमरान ने दूरबीन पकड़कर हेलीकॉप्टर का रुख एक बार फिर वाल सर्कल की तरफ किया और फिर उसने हेलीकॉप्टर को फिजा में मोहल्क कर लिया। हमें मिसाइल स्टेशन से चेक किया जा सकता है, हो सकता है कि हेलीकॉप्टर देखकर उसे मिसाइल मारकर तबाह करने की कोशिश करें, इसलिए पैराशूट बांध लो ताकि वक्त ज़रूरत हम उसका इस्तेमाल कर सकें, इमरान ने कहा तो सोराब ने इस बात में सर हिला दिया। उसने फौरन अपनी सीट के अकबी हिस्से से पैराशूट खोला और उसे अपनी कमर पर बांधने लगा। इमरान ने भी अपनी सीट के अकबी हिस्से से पैराशूट खोलकर अपनी कमर पर बांध लिया और फिर उसने सोराब से दूरबीन लेकर आंखों से लगाई और फिर वो वाल सर्कल के अंदर देखने लगा। वाल सर्कल के सेंटर में दूर जुगनू से चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। इमरान ने दूरबीन एडजस्ट करते हुए इन रोशनियों की तरफ देखना शुरू कर दिया। उसे दूर एक बहुत बड़ी इमारत दिखाई दी। ये मिसाइल स्टेशन की इमारत थी। इमरान अभी मिसाइल स्टेशन और उसके इर्द गिर्द का जायजा ले ही रहा था कि अचानक इमरान ने मिसाइल स्टेशन के एक हिस्से में चमक सी महसूस की। एक लम्हा के हजारवें हिस्से में उसे खतरे का एहसास हुआ और उसने दूरबीन सोराब को दी और बड़ी तेजी से हेलीकॉप्टर को नीचे की तरफ करते हुए गोता दे दिया। हेलीकॉप्टर के गोता खाते ही जाइन से कोई लंबी सी चीज चमकदार रोशनी की लकीर छोड़ती हुई गुजरती चली गई। मिसाइल, सोराब के मुंह से खौफ भरी आवाज निकली। हाँ, उन्होंने हमें चेक कर लिया है, अब हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा, इमरान ने जवाब दिया और हेलीकॉप्टर का रुख प्रसादगढ़ की तरफ घुमाया और रफ्तार बढ़ाता चला गया। साथ ही उसने हेलीकॉप्टर को गोता देने भी जारी रखे थे। एक के बाद एक करके 4 मिसाइल उनके ऊपर से गुजरते चले गए। इमरान के हेलीकॉप्टर को गोता देने की वजह से मिसाइल निशाने पर नहीं लग रहे थे। हम कब तक बचते रहेंगे, सोराब ने खौफजदा लहजे में कहा। एक स्मगलर होने के बावजूद उस वक्त वो मौत से खौफजदा था। जब तक अल्लाह को मंजूर हुआ, इमरान ने कहा ही था कि हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से से कोई चीज टकराई और धमाका हुआ और हेलीकॉप्टर बुरी तरह फिजा में डोल गया। साथ ही धुएं का एक रेला हेलीकॉप्टर में घुस आया। इमरान का दिल यकलख्त उछलकर उसके हल्क में आकर अटक गया। इस बार अकब से आने वाला मिसाइल ने हेलीकॉप्टर के टेल से टकराया था। जोरदार धमाके से टेल हेलीकॉप्टर से टूटकर अलग हो गई, जिसके नतीजे में हेलीकॉप्टर फिजा में बुरी तरह डोलने लगा। इमरान हर मुमकिन तरीके से हेलीकॉप्टर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टेल तबाह होने की वजह से हेलीकॉप्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और तेजी से एक दायरे की शक्ल में घूमता हुआ नीचे जा रहा था। हेलीकॉप्टर गया, इमरान ने सोराब से कहा। हंगामी लैंड करने की कोशिश करे। सोराब के मुंह से निकला ही था कि दूसरा धमाका हुआ। हेलीकॉप्टर को शदीद तरीन झटका लगा और वो भारी पत्थर की तरह नीचे गिरने लगा। कूद जाओ जल्दी, इमरान ने कहा और हेलीकॉप्टर का कॉकपिट खोलकर नीचे छलांग लगा दी। तेजी से नीचे गिरते हुए उसने हेलीकॉप्टर पर नजर डाली, जो शोलों में लिपटा हुआ नीचे गिर रहा था। अचानक एक धमाका हुआ और हेलीकॉप्टर के परखचे उड़ गए। हेलीकॉप्टर के जलते हुए टुकड़े दूर से दूर तक फैलते चले गए थे। बेचारा सोराब, इमरान के मुंह से निकला। फिर उसने पैराशूट खोल दिया और तेजी से गिरता हुआ उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाने लगा। अभी वो फिजा ही में था कि उसने मिसाइल स्टेशन के एक हिस्से में बहुत सी रोशनियां जलते देखीं। फिर वो रोशनियां हरकत में आ गईं। इमरान समझ गया कि मिसाइल स्टेशन पर मौजूद फोर्स उसकी तरफ चल पड़ी है। वो हेलीकॉप्टर के मलबे में लाशें तलाश करेंगे, ये देखेंगे कि कोई बच तो नहीं गया। इसलिए उनसे बच निकलने का सिर्फ एक तरीका था और वो ये कि उनकी आमद से पहले ही वो पैराशूट समेत
उस जगह से दूर निकल जाए, इतनी दूर कि वो उसे तलाश न कर सके। पैराशूट स्याह रंग का था, इसलिए इमरान को यकीन था कि अगर उस इलाके में कोई मौजूद भी हुआ तो स्याह पैराशूट को वो आसानी से नहीं देख सकेगा। इमरान जल्द से जल्द पैराशूट के जरिए नीचे पहुंचकर उस इलाके से दूर निकल जाना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि फोर्स को उस इलाके में पहुंचने में देर नहीं लगेगी और इस मैदानी इलाके में उसे जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। जमीन पर पहुंचते ही उसने बड़ी तेजी से पैराशूट समेटा। हेलीकॉप्टर के जलते हुए टुकड़ों की रोशनी में वो आसानी से इर्द गिर्द का जायजा ले सकता था। पैराशूट समेटकर वो बड़ी तेजी से प्रसादगढ़ वाली सिमत का तयन करके नाले ही में दौड़ने लगा। बेतहाशा अंदाज में दौड़ता हुआ वो लम्हा बेलम्हा उस जगह से दूर होता जा रहा था। अभी वो नाले में कुछ दूर गया था कि अचानक वो ठिठक कर रुक गया। नाले के किनारे पर रोशनी की झलक नजर आई थी, बड़ी तेज चमक हुई थी। इमरान के पास सिर्फ एक रिवाल्वर था जिसमें चंद गोलियां थीं। अगर नाले के पास फोर्स पहुंच चुकी थी तो फिर उनकी तादाद ज्यादा हो सकती थी और उसके पास इतना असला नहीं था कि वो फोर्स का मुकाबला कर सकता। इमरान झाड़ियों और दरख्तों की आड़ लेता हुआ तेजी से नाले के उस हिस्से की तरफ बढ़ा जहां उसे रोशनी दिखाई दे रही थी। अगर जाते ही उसे एक बड़ा सा ट्रक दिखाई दिया। उस ट्रक को देखकर इमरान एक तवील सांस लेकर रह गया। ये मिलिट्री इंटेलिजेंस की फोर्स का मखसूस ट्रक था जिस पर मिलिट्री इंटेलिजेंस का मखसूस निशान बना हुआ था। ट्रक एक जगह रुका हुआ था और उसके पिछले हिस्से से मुसल्लह अफराद उछल उछल कर बाहर आ रहे थे। मिसाइल स्टेशन से इतनी जल्दी फोर्स बाहर नहीं आ सकती थी। ये ट्रक शायद प्रसादगढ़ में करीब ही कहीं मौजूद था, जो हेलीकॉप्टर को तबाह होते देखकर फौरन उस तरफ पहुंच गया था। ट्रक से निकलने वाले मुसल्लह अफराद तेजी से नाले के गिर्द फैल रहे थे। मुसल्लह अफराद की तादाद किसी भी तरह 20-25 से कम नहीं थी। उन्हें देखकर इमरान एक तवील सांस लेकर रह गया। इमरान नाले की दीवार के साथ लग गया। उसी लम्हे उसे भारी बुट्टों की आवाजें नाले के ऊपर ठीक उस हिस्से पर सुनाई दी जहां वो मौजूद था। उससे पहले कि इमरान कुछ करता, अचानक नाले के अंदर टार्च की तेज रोशनी पड़ने लगी और इमरान का दिल उछलकर जैसे यकलख्त उसके हल्क में आकर फंस गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।